बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज के मीन्स एल्गोरिथम। के मीन्स एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है और आज हम इसको स्टडी करेंगे और इसका कंपैरिजन भी करेंगे विद द सुपरवाइज्ड डाटा सेट के अगर हमारे पास अनसुपरवाइज है तो किस तरह के क्लस्टर्स बनते हैं और सुपरवाइज अगर हो तो हम उसके साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं जिसमें हम मैनुअल एनोटेशंस करते हैं। तो पहला हम इसका कंपैरिजन लेते हैं क्लासिफिकेशन वर्सेस क्लस्टरिंग। सो के मीन्स इज पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो हमारे पास क्लस्टरिंग की सूरत में मौजूद होती है। सो इसमें हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें कि अगर हम क्लासिफिकेशन के साथ इसको कंपेयर करें, क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्री लेबल्ड डाटा होता है। प्री लेबल्ड से क्या मुराद है? जो डाटा सेट आपके पास होता है आप उसको मैन्युअली एनोटेट करते हैं। आप बताते हैं कि इस डाटा सेट में लेट्स से के फीचर्स कौन से हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपके पास जो क्लास है वो कौन सी है। सो अगर मैंने ये प्रोसेस किया है कंप्लीट, इसका मतलब ये है कि अब जो मेरे पास डाटा सेट बना है वो सुपरवाइज डाटा सेट बना है, या हम इन अदर वर्ड्स इसको ये कह सकते हैं प्री लेबल्ड क्लासिफाइड डाटा हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास फीचर्स भी मौजूद है, क्लास भी मौजूद है। तो हमने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है कि उसमें से एक या दो एट्रीब्यूट क्लास के तौर पे होते हैं और एक एट्रीब्यूट जो है वो फीचर के तौर, एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स फीचर के तौर पे आ रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस ये बताते हैं कि इसमें इन इन एरियाज में आने वाले वैल्यूज जो सी हैं वो क्या है, वो प्री लेबल्ड है। सो इतना हिस्सा हमारा जो है वो जो आउट है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग पहली बात ये कि क्लस्टरिंग हमारे पास अनसुपरवाइज्ड है और दूसरी चीज़ ये कि क्लस्टरिंग में हमारे पास ये अनसुपरवाइज में हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है दैट इज़ द फीचर। जो क्लास हमारे पास है ये नहीं होती है आपके पास, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये अनसुपरवाइज्ड डाटा सेट है। सो जब क्लास हमारे पास नहीं है इसका मतलब हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है दैट इज़ अनलेबल्ड। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को लेते हैं, उन फीचर्स को लेते हैं, फीचर्स को लेने के बाद हम उनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हैं तो हमारे पास नेचुरल ग्रुप्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें ये, ये हमारे पास एक नेचुरल ग्रुप बनता है। इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ नेचुरल ग्रुप्स बनाना चाहूँ तो नंबर ऑफ नेचुरल ग्रुप्स कुछ इस लिहाज से बन जाए, ये तीन को मैं अलग कर लेता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक बन सकता है। तो इस तरह हमारे पास ये नेचुरल ग्रुप्स बन सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं लेट्स से कि नेचुरल ग्रुप्स की, और नेचुरल ग्रुप्स अगर हमने तीन बनाने हैं तो आप ये देखिएगा कि अगर हमने तीन नेचुरल ग्रुप्स बनाने हैं तो पहला नेचुरल ग्रुप कुछ इस लिहाज से बनता है, then we have this one and in last we have this one। अब हमने क्या किया, हमने अपने डाटा को दिया, डाटा पे क्लस्टरिंग अप्लाई की, क्लस्टरिंग अप्लाई करने के बाद हमारे पास नेचुरल ग्रुप्स आए, नेचुरल ग्रुप्स की बेसिस पे हमने क्या कर दी, हमने उसको एनोटेट कर दिया। सो नाउ वी कैन मेक आवर डाटा सेट अ लेबल डाटा सेट। सो हमारे पास क्लस्टरिंग के वेरियस मेथड्स हैं। आपके पास डाटा जो है वो न्यूमेरिक नेचर का आता है तो आप मेथड है वो एल्गोरिदम है वो अलग अप्लाई करते हैं। अगर सिंबॉलिक डाटा आता है तो अब हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है। डिटर्मिनिस्टिक डाटा हो, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, एक्सक्लूसिव हो, ओवरलैपिंग हो, हिरारिकल हो, फ्लैट हो, टॉप डाउन हो, बॉटम अप हो, इनमें हमारे पास अलग किस्म का जो है वो मेथड्स हैं। तो अभी हम प्रोबेबिलिस्टिक को देखते हैं, सिंबॉलिक को देखते हैं, न्यूमेरिक को देखते हैं। सिंबॉलिक की बात करते हैं सबसे पहले। सिंबॉलिक डाटा में जब हम क्लस्टरिंग बना रहे होते हैं तो व्हाट वी एक्चुअली डू कि हम पहले प्लॉट करते हैं अपने डाटा सेट को। प्लॉट करने के बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं
कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस नेचर का है। लेट्स से इट इज़ ऑफ सिंबॉलिक डाटा नेचर, या कैटेगोरिकल नेचर है, या नॉमिनल नेचर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने सेंट्रॉइड्स को बीच में रखना है। सेंट्रॉइड्स को रखने के बाद आप जो इंस्टेंसेस हैं और सेंट्रॉइड्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो इफ यू हैव सिंबॉलिक नेचर, तो अब आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज हैमिंग डिस्टेंस, जो हमने के एन एन में भी पढ़ा था। हैमिंग डिस्टेंस में क्या करते हैं हम, हैमिंग डिस्टेंस में हमारे पास अगर वैल्यू सेम आ जाए तो तब हमारे पास जो वैल्यू होती है डिस्टेंस की वो ज़ीरो होती है। अगर वो डिफरेंट आए तो वैल्यू वन हो जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक में हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप मिनकॉस्की को इस्तेमाल कर लें, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर यूक्लिडियन को इस्तेमाल कर लें, और एक ऑप्शन आपके पास है कि जी आप मैनहट्टन को इस्तेमाल कर लें, मैनहट्टन डिस्टेंस को इस्तेमाल कर लें। तो वो जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टेंसेज आ सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस में हमने लेट्स से कि एक दो तीन सेंट्रॉइड्स रखते हैं, तो जिस सेंट्रॉइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी हमने उस सेंट्रॉइड का पार्ट बना देते हैं उस इंस्टेंस को। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। सो हमारे पास क्लस्टर को प्रेजेंट करने के दो तरीकाकार हैं, एक ओवरलैपिंग है और एक नॉन ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग में अगर आप देखें तो मैं इस एरिया को अगर फोकस करूं तो ये जो इंस्टेंसेस हैं ये ओवरलैप हुए हैं बिटवीन, लेट्स से कि दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2 एंड दिस इज क्लस्टर 3। तो ओवरलैपिंग से ये होगा कि ये तीन इंस्टेंसेस जो भी आपको ओवरलैप हुए नजर आ रहे हैं ये दो इंस्टेंसेस में। तो अगर हम कल को इन इंस्टेंसेस ये इन क्लस्टर्स को लेबल असाइन कर देते हैं तो उससे हमें नुकसान ये होगा कि ये इंस्टेंसेस जब भी आएंगे इनको दो लेबल असाइन होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका एक इंस्टेंस किसी एक लेबल को पॉइंट कर रहा होता है। सो दिस इज द इशू। यही इशू हमारे पास सी के केस में भी है, क्योंकि सी एक्चुअली 2 और 3 में ओवरलैप हो रहा है। सो हमारे लिए जो अप्रोच बेहतर होती है वो ये होती है कि हम नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स बनाएं। इस तरह यहाँ पे देखें, अगर दिस इज एरिया नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो इंस्टेंसेस बने हैं, इंस्टेंसेस के बेसिस पे क्लस्टर्स बने हैं, दीज क्लस्टर्स आर गुड। सो ये अगर हम प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात करें तो हमने बात की कि अगर हमने सेंट्रॉइड्स लेने हैं या क्लस्टर्स लेने हैं, वो तीन लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, हर इंस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हम कहेंगे जी ये उस क्लस्टर से बिलोंग करता है। लेट्स से ए के केस में 3 के साथ जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज़ 0.5, तो हमने कहा कि जी ए एक्चुअली क्लस्टर 3 का पार्ट है, बी जो है वो क्लस्टर 2 का पार्ट है, सी क्लस्टर 3 का पार्ट है, डी क्लस्टर 3 का पार्ट है। ई के केस में अब आपके पास टाई है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको या तो रिमूव कर दें या आप इसको रिकैलकुलेट करें ताकि किसी एक क्लस्टर का पार्ट बन सके। सो देन यू हैव एफ, ये क्लस्टर 3 है, जी क्लस्टर 1 है, और एच भी क्लस्टर 1 है। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस के बेसिस पे आप क्लस्टर्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो अब हम स्टेप्स की तरफ आते हैं। हमने ये पहले देख लिया कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हों तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्चुअली कैलकुलेट यूक्लिडियन डिस्टेंस। बट ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ऑप्शन है कि आप मिनकॉस्की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनहट्टन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉमिनल एट्रीब्यूट, जब हमारे पास कैटेगोरिकल नेचर का हो, नॉमिनल नेचर का हो, या इसको एक और चीज़ हम कहते हैं सिंबॉलिक नेचर का हो, तो अब आपका जो डिस्टेंस है वो आइदर 1 होगा या 0 होगा। अगर वैल्यू डिफरेंट है तो 1 है, और अगर वैल्यूज सेम है तो डिस्टेंस आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक्चुअली हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस था जो हमने केएनएन में भी देखा था। और हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अपने वेट्स हैं,
उसकी इम्पोर्टेंस है, वो कितने वेटेज रखते हैं, तो ये भी हमारे पास ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उनको पिक करें और उनको पिक करके हम क्लस्टरिंग में यूज़ करें। सो दीज आर दी स्टेप्स। ये भी हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्लस्टरिंग। सिंपल क्लस्टरिंग में आप क्या करेंगे? लेट्स से यू हैव डेटा। आपने सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप कितने क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं। तो जितने क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं उतनी के की वैल्यू होगी। लेट्स से कि मैं 3 क्लस्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? के इक्वल टू 3। अब आपने उनको रैंडमली प्लॉट करना है। लेट्स से कि मेरे पास जो डाटा था उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज थी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज थी। तो अब जो मेरे पास क्लस्टर सेंटर्स आएंगे उनकी भी रैंडम वैल्यू होगी एक्स के लिए और वाई के लिए। लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से कि वाई के अलावा जी भी मौजूद है, तो अब जो मेरे पास क्लस्टर सेंटर आएंगे उसकी एक्स की वैल्यू भी होगी, वाई की वैल्यू भी होगी और जी की वैल्यू भी होगी। ठीक है, जिस तरह का डाटा सेट होगा उस लिहाज से क्लस्टर्स की वैल्यूज होंगी। इफ वी हैव 2 डायमेंशनल डाटा सेट, तो जो क्लस्टर्स की वैल्यू आएंगी वो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल डाटा सेट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंट्रॉइड्स की वैल्यू या क्लस्टर सेंटर्स की वैल्यू जो आएंगी वो एक्स की वैल्यू भी आएगी, वाई की वैल्यू भी आएगी और जी की वैल्यू भी आएगी। अब आप क्या करेंगे? वो रैंडम वैल्यूज आपने पिक कर ली। हमने ये कहा कि हमारे पास के की वैल्यू 3 है। हमने रैंडम वैल्यूज ले ली एक्स और वाई के लिहाज से और हमने उनको प्लॉट कर दिया ऑन द ग्राफ। अब हम क्या करेंगे? वो जो हमने क्लस्टर 1 लिया है, हम क्लस्टर 1 को तमाम इंस्टेंसेस के साथ उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्लस्टर 2 लेंगे, हम तमाम इंस्टेंसेस के साथ उसका क्या करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्लस्टर 3 लेंगे, तमाम इंस्टेंसेस के साथ उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एक इंस्टेंस है लेट्स से कि ए इंस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो K1 से, K2 से और K3 में से किसके साथ सबसे कम था। जिसके साथ सबसे कम डिस्टेंस होगा वो इंस्टेंस उस क्लस्टर का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह जब हम ये पहला स्टेप लेंगे कि हम तमाम जो आइटम्स हैं उनको हम नियरेस्ट क्लस्टर्स के साथ मैप कर देंगे बेस्ड ऑन द यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन और मिन्कोस्की डिस्टेंस। तो अब हमारा पहला स्टेप ये हो गया है कि हमने क्लस्टर्स बना लिए, लेकिन वो क्लस्टर्स एक्यूरेट नहीं बनते। तो अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि अब हमने जो क्लस्टर्स की वैल्यूज बनाई हैं हम उन तमाम इंस्टेंसेस को लेंगे और उनका मीन कैलकुलेट करेंगे। एक्स के लिए मीन अलग कैलकुलेट करेंगे, वाई के लिए मीन अलग कैलकुलेट करेंगे। और अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम के का नया पॉइंट उसको असाइन कर देंगे। यानी कि के मूव हो जाएगा और मूव होने के बाद उस मीन वैल्यू पे चला जाएगा। और जब मीन वैल्यू पे जाएगा तो दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा सबके साथ और फिर देखा जाएगा जो नियरेस्ट पॉइंट्स हैं वो नए सिरे से साइन हो जाएंगे। इसी तरह आप K2 के साथ भी करेंगे, K3 के साथ भी करेंगे। तो इस तरह जो सेंट्रॉइड्स हैं वो अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगे ताकि वो किसी भी क्लस्टर तक पहुंचते हैं तो उसके सेंटर तक पहुंचे। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर सेंटर्स, या समटाइम्स हम उसको सेंट्रॉइड्स भी कहते हैं। और ये स्टेप आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप अपने थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाएं, या इन अदर वर्ड्स कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू लास्ट वैल्यू से के इक्वल ना हो जाए, कंपैरिजन में उसके इक्वल ना हो जाए। तब तक आपका ये जो सेंट्रॉइड्स की मूवमेंट है ये होती रहेगी। एंड वंस द मूवमेंट इज फाइनलाइज, तो अब आप ये कह सकते हैं कि अब हमने क्लस्टरिंग अप्लाई कर ली है। तो अब हम इसको लेते हैं एक एग्जांपल को और फिर आपके साथ यही सारे स्टेप्स में डिस्कस करता हूँ। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 में अगर इसको मैं स्टेप 0 कहूँ, स्टेप 0 में हमने एक्स और वाई के अलॉन्ग अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि हम कितने क्लस्टर बनाना चाहते हैं। हम इस एग्जांपल में जो क्लस्टर बनाना चाहते हैं वो 3 है, तो हम क्या कहेंगे k इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि आप 3k की वैल्यूज लेंगे और उनको रैंडमली ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब ये हमने क्या किए हैं, पहले आपने प्लॉट कर दिया। मैं भी इसको बता देता हूँ। आपने पहले स्टेप में क्या किया, अगर इसको मैं स्टेप 0 कह रहा हूँ, आपने अपने डेटा सेट को x और y था, आपने प्लॉट कर दिया। प्लॉट कर दिया तो आपको इंस्टेंसेस x और y के लिहाज से ये नजर आ रहा है। एंड व्हाट यू विल डू इन स्टेप 1, आपने रैंडम क्लस्टर सेंटर लिए। x की वैल्यू भी रैंडम थी, y की भी रैंडम थी, तो आपने इस तरह रैंडम x रैंडम y फॉर 3 वैल्यूज आपने लिए। तो लेने के बाद जब आपने उसको रखा तो वो इस तरह आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब ये आपको येलो में इसलिए है कि ये क्लस्टर सेंटर्स है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक लीडिंग डिस्टेंस लेट से के ले रहे हैं, तो आप लेट से कि मैं किसी एक इंस्टेंस को पिक करता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी तरह सारे कैलकुलेट होंगे। आप इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आप इसका इसके साथ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसका आप इसके साथ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 क्लस्टर सेंटर थे। हमें ये पता चलता है ये देखकर कि ये जो डिस्टेंस सबसे कम है वो इन दोनों का है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस एक्चुअली इस क्लस्टर का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो जो कम है वो इस एरिया से, तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे कम है, और इसको अगर आप देखें, इसको और इसको देखें, और इसी तरह इसको और इसको देखें, तो डिस्टेंस इसका कम है, तो ये वाला इंस्टेंस इस क्लस्टर सेंटर का पार्ट बन जाएगा। तो जब आप तमाम इंस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस की बेसिस के ऊपर, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप कुछ इस लिहाज से आपको नजर आ रहा है। क्लस्टर सेंटर अपनी जगह पर है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस कैलकुलेशन आपके पास क्या हुआ है, आपके पास इसको कलर्स असाइन हो गए। सो यहाँ पर इस वक्त आपको जो कलर नजर आ रहा है दैट इज येलो, बट इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दी ब्लू कलर। मैं इसको ये करता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए इसको ब्लू कर दूँ। सो नाउ इट्स ओके। सो हमारे पास 3 तरह के क्लस्टर्स आ गए, दिखाने के लिए हमने मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया है कि हमने क्लस्टर सेंटर्स लिए, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और जिसका डिस्टेंस जिस क्लस्टर सेंटर से कम था हमने उसको वो कलर असाइन कर दिया। सो नाउ आवर डाटा सेट इज लाइक दैट। प्रोसेस अब हमें ये नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना था, अब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी थी, और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमारी के की वैल्यूज़ ने मूव होना था। तो एवरेज हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एवरेज हम कुछ इस लिहाज से कैलकुलेट करेंगे कि लेट्स से मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं जो K2 के साथ अटैच हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी x की वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस अप टू x8, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 8। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x न्यू। ठीक है जी। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसके y के अलॉन्ग जो वैल्यूज हैं उनको लेंगे, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू y8, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टेंसेस हैं वो 8 इंस्टेंसेस हैं, एंड डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y न्यू। तो हमारे पास जो k है, k का एक्सेस क्या बन जाएगा, x न्यू कॉमा
वाई न्यू, ये K3 K2 के लिए आ गया। सेम इज द केस विद K1 में आप क्या करेंगे, आप इन वैल्यूज को लेंगे, इनका मीन कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे K3 के केस में, आप इन वैल्यूज को लेंगे, इनका मीन कैलकुलेट करेंगे, और जो आपके पास मीन का आंसर आता है उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, K को मूव कर देंगे। अब K मूव होता है तो कुछ इस लिहाज से आपको नजर आता है। अगेन अब हमने कंफ्यूजन दूर करनी है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दोबारा से क्या करता हूँ, तो इसका प्रीवियस पॉइंट क्या था, प्रीवियस पॉइंट ये था, ये प्रीवियस था, और अब प्रेजेंट या करंट क्या है, करंट वैल्यू ये है। ठीक है, सो आप प्रेजेंट से करंट की तरफ चले गए। क्यों, क्योंकि आपने मीन कैलकुलेट किया है, और मीन कैलकुलेट करने के बाद आपके पास न्यू वैल्यू आई है। सो आप इस एरिया को देखें, इस एरिया को देखें, और मोस्ट प्रोबेबली आप इस एरिया को देखें। सो नेक्स्ट क्या हुआ है, ठीक है जी, आपका के मूव हो गया, के मूव होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, अगर आप इस एरिया को देखें, हम इसको रिकैलकुलेट कर रहे हैं, रिकैलकुलेट करने के बाद दिस वन, यहाँ पे पहले क्या साइन था, ये वाला हिस्सा जो है वो ग्रीन के पास था, ठीक है, ये रेड के पास था, और ये भी ग्रीन के पास था। अब जब हमने नए सेंट्रॉइड्स के लिहाज से वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो क्या हुआ, आपके पास जो के है, के के मूव होने से जो आपके पास वैल्यूज हैं वो अलग क्लस्टर का पार्ट बन गई, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ना पहुंचे। सो फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो के इस तरह मूव होता रहता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द के क्लस्टरिंग, अब हम इसकी साइड पर आते हैं। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद के मींस क्लस्टरिंग। सबसे पहला प्रॉब्लम जो के मींस क्लस्टरिंग में है तो ये है कि अगर आप इनिशियल वैल्यूज सही नहीं पिक करते तो आप लोकल मिनिमम तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन आप ग्लोबल मिनिमम की साइड के ऊपर वीक हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है कि ये हमारे पास इनिशियल क्लस्टर्स आते हैं जो भी आपको नज़र आ रहा है। मैं ये क्या करता हूँ, इन इनिशियल क्लस्टर्स के बेसिस पे आपको बताता हूँ कि इसका डिस्टेंस इसके साथ कम है, इसका डिस्टेंस इसके साथ कम है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों का अपना, तो ये क्लस्टर्स बनेंगे एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आपकी इनिशियल वैल्यूज जो सी हैं वो जहां पर आपने उनको रखा है उस लिहाज से क्लस्टर की वैल्यू बनी है। अब ये कुछ ज़्यादा मूव भी नहीं करेगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी करेक्ट क्लस्टर तो वो असल में कुछ ऐसे बनना चाहिए था। अगर ये जो आपको ग्रीन वैल्यूज हैं ये कुछ इस जगह पर एक नज़र आती, और अगर यहाँ पर कुछ एक नज़र आती, तो हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इसके क्लस्टर्स कुछ इस लिहाज से बन जाते। सो अगर आपके पास लेट्स से कि इनिशियली इनिशियल जो आपकी चॉइस है उसकी बेसिस के ऊपर आप क्लस्टर्स ठीक नहीं बने, तो व्हाट यू विल डू इज आप रीस्टार्ट करेंगे और न्यू क्लस्टर पॉइंट्स उनसे हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिससे आप क्या अचीव कर सकेंगे, ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव कर सकेंगे। सो हमारे पास
के मीन्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके अंदर इस्तेमाल, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है दैट इज़ द डिस्टेंस मीट्रिक, क्योंकि आप केएनएन में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। और डिस्टेंस मीट्रिक की बेसिस पे क्या होता है कि आप क्लस्टर्स जो उनसे हैं उनको आइटम्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको ये चीज़ पहले से पिक करनी पड़ती है कि आपने क्लस्टर्स बनाने कितने। लेट्स से कि मेरे पास डाटा मौजूद था और उसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 क्लस्टर्स बन सकते थे, लेकिन अगर मैंने पहले क्लस्टर 3 पिक किए हैं तो अब जो क्लस्टर्स की बेसिस पे जो मेरे पास डाटा आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। ये मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा कि मेरी इस बात से क्या मुराद है। हमें जो एक्यूरेट क्लस्टर्स हैं, एक तो वो पता होनी चाहिए, हमेशा क्लस्टर्स हमने कितने बनाने हैं ये हमें पहले पिक करना पड़ता है। इज द डिसएडवांटेज। और जब हम क्लस्टर को पिक कर लेते हैं तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस मीट्रिक आइटम्स फोर्सफुली उन क्लस्टर वैल्यूज को क्या हो जाते हैं? असाइन हो जाते हैं। और ये अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमारे पास जो के मीन्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलायर से। अगर लेट से कोई आउटलायर है कहीं बाहर मौजूद है तो वो क्या करेगा? वो एक्चुअली डिक्टेट कर देगा सारे क्लस्टर्स के मीन को। कैसे? इसको अभी हम देखते हैं। सो अगर हमारे पास आउटलायर आता है, पहले केस में हमारे पास आउटलायर नहीं है, वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 5, वी हैव 7, वी हैव 9, ये पॉइंट्स थे हमारे पास। तो हमने क्या किया? हमने इनका मीन कैलकुलेट किया, हमारे पास 5 आ गया। सो देयर इज नो इशू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी आउटलायर, तो हमारे पास 1 सही था, 3 सही था, 5 सही था, 7 सही था, लेकिन अब 1009 आउटलायर आ गया। तो इसकी बेसिस पे अगर आप इन तमाम के दरमियान मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो 205 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि क्लस्टर्स आपके मूव कर जाएंगे। व्हाट वी एक्चुअली डू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वी कैन गो फॉर द मीडियन। अब मीडियन में क्या होगा? यहाँ पे 105 109 हो, यहाँ पे माइनस में वैल्यूज हो, उसने क्या करना है? उसने मीडियन को पिक करना, और इस केस में हमारे मीडियन क्या था? 5 था। तो आउटलायर्स आपके पीक पर हैं या बॉटम पे हैं, दोनों सूरतों में आउटलायर्स क्या हो जाएंगे? निगलेक्ट हो जाएंगे। वो इफेक्ट नहीं करेंगे आपकी वैल्यूज के ऊपर, और आप आउटलायर्स के साथ बेहतर टैकल कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्ज डेटाबेसेस, तो हम क्या कहते हैं? लार्ज डेटाबेसेस को कंप्यूट करने से पहले हम उनके सैंपल्स बनाते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं। सो अब इसकी एप्लीकेशंस किस एरिया में है? ये कितनी क्लस्टरिंग अप्रोचेस हैं जो मज़ीद इस्तेमाल हो सकती हैं? वी हैव बेसियन क्लस्टरिंग, वी हैव सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, वी हैव प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। तो ये हमारे पास कुछ और क्लस्टरिंग की अप्रोचेस हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्लस्टरिंग इस्तेमाल कहाँ पर होती है? अगर आपने लेट से कोई प्रोडक्ट जो सी है वो लॉन्च करनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया में इसकी डिमांड ज़्यादा है। जब आपके पास वो क्लस्टर्स, वो एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि जहाँ पर इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आप टारगेटेड मार्केटिंग करेंगे। आप उन एरियाज में ही अपनी प्रोडक्ट को एक्चुअली क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो सेल करने से आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ह्यूज होगा, बनिस्बत इसके कि हम जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करते हैं उन एरियाज में भी जहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली लॉस होगा। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप वो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे डिमांड ज़्यादा। एस्ट्रोनॉमी में क्या है? जो सिमिलर नेचर या सिमिलर स्टार्स हैं विद सिमिलर फीचर्स, गैलेक्सीज हैं, उनके आप ग्रुप्स बना सकते हैं। जीन्स की बात करें तो आप बेस्ड ऑन द फीचर्स आप जीन्स के क्लस्टर्स बना सकते हैं कि कौन कौन से जीन सिमिलर नेचर के हैं। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। तो आज हमने क्या किया? आज हमने सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या फ़र्क है वो देखा, डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी किया, सिंपल के मीन क्लस्टरिंग को इस्तेमाल किया, और की मीडियोइड को स्टडी किया कि की मीडियोइड के इस्तेमाल से आप
आउटलायर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन साइड।